नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। देखिए, ये हमारा एक सब्जेक्ट है, जो हमारे जो पेपर आ रहे हैं, जिसमें इसका जो है प्रश्नों की संख्या बहुत ही अधिक ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है? और ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है इस वजह से। तो अब हम ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ की ये देखिए पहली वीडियो है। इस सीरीज़ में हम जो है 15-15 क्वेश्चन करके ये पूरी वीडियो लेके आएँगे, ठीक है? ये पूरी वीडियो की सीरीज़ रहेगी, जिसमें जो है घटना चक्र पुनरावलोकन 2026, ठीक है? उसमें जो प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही प्रश्न होते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और सभी प्रश्नों को नहीं शामिल किया गया है, ठीक? जो प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं, उनकी जगह पे एक ही प्रश्न को रखा गया है और उनसे मिलते-जुलते जो प्रश्न हैं, उनकी जो है व्याख्या जो दी गई है इसमें, एक विस्तृत व्याख्या भी दी गई है, तो उस व्याख्या में अच्छे से उसको जो है जोड़ दिया गया है, जिससे प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी और जो हमारे फैक्ट की संख्या है, वो अपनी बनी रहेगी, ठीक है? तो इस वजह से हम जो है 15 क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन इस 15 क्वेश्चन को एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएँगे, जिसमें जितना फैक्ट होगा, जितना अधिक समझाने वाली चीज़ें होंगी, सारे प्रश्नों को उतनी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है? तो देखिए, ये जो वीडियो है यूपी पीसीएस, आईएएस, यूपीएससी से, ठीक है? यूपीएससी से जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं या फिर जो है यूपी पीएससी से जितनी वैकेंसियाँ आती हैं, उन सब के लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे स्टेट पीसीएस के जो हो रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का जिसमें जो है पर्यावरण पूछा जाता है, लगभग अब हर पेपर में जहाँ भी जीएस आ रहा है वहाँ पर्यावरण पूछा जाता है। तो ये सारी परीक्षाओं के लिए एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। तो खैर पीसीएस 2026 का जो लोग देने वाले हैं, वो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को अच्छे से जो है फॉलो करें और आप देखिए कि कैसा है इस वीडियो का कंटेंट, फिर आप कहिएगा। क्योंकि जो घटना चक्र में व्याख्या दी गई है, उसे उतनी अच्छी तरीके से हम आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से समझाने का जो है प्रयास किया गया है, एकदम आसान भाषा में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? और तथ्यों को एक जगह जो है रख दिया गया है, जो बिखरे तथ्य हैं सबको एक जगह रख के आपको याद करने में सहूलियत हो, इसके लिए ये किया गया है। तो चलिए, देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तभी करिएगा जब आप पूरी वीडियो देख लीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगे, तभी आप इसे लाइक करिएगा। और अगर हमारे द्वारा, आपके द्वारा जो है कोई सुझाव हो और हमारे द्वारा कोई तथ्य गलत दिया गया हो, तो ऐसी कोई बात हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अवस्थित अस्तित्व में है। ऑप्शन बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ऑप्शन सी है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सही। अर्थात ये जो तीनों हैं, ये पर्यावरण से अभिप्राय रखते हैं, मतलब पर्यावरण की एक परिभाषा में शामिल होते हैं। अब हम इसे जो है फ्लो चार्ट से थोड़ा पर्यावरण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो पर्यावरण होता है, ये जो है जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इन चारों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जीवमंडल में जीवित चीज़ जैसे पौधे और जंतु ये आते हैं, और जलमंडल में हिम नदी, झील, नदियाँ, सागर, तालाब, झरने, ये सारे जो है जलमंडल में आते हैं। वहीं स्थलमंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, घाटियाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। और वायुमंडल में क्षोभमंडल, समताप मंडल, ये सब वायुमंडल, जिसमें जो है गैसें होती हैं, वो वायुमंडल होता है। और ये सारी चीज़ें, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। किसी एक के बिना किसी दूसरे का अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए अभी जलमंडल को हटा लिया जाए, ठीक है? तो ये जितना पर्यावरण का सारा चीज़ है, सब खत्म हो जाएगा, ठीक? आपकी ये जो अजीव हैं, जैसे कि पर्वत, मैदान, ये तो पड़े रहेंगे, लेकिन जो आपका जीव खत्म हो जाएगा और फिर पर्यावरण का कोई उतना महत्व नहीं रहेगा। अब पर्यावरण कहते किसे हैं? थोड़ा-सा समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक कोई जीव है, ठीक? हम ही आप हैं, तो अब इसे किस-किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पहला तो भोजन के लिए इसे पौधे की ज़रूरत होगी, जैसे जिसमें सब्जियाँ निकलती हों, फल निकलते हों, या फिर ये मांसाहारी होगा तो इसे जंतु की आवश्यकता होगी, जैसे बकरी हुई, मुर्गी हुई, इन सब चीज़ की आवश्यकता होगी। और इसे पीने के लिए पानी चाहिए, जो इसे नदियों से मिलेगा, ठीक है? और साँस लेने के लिए इसे हवा चाहिए, जो इसे वायुमंडल से मिलेगा, ठीक? और जिस स्थान पे वो रहेगा, उसके लिए जो है, अब वो चाहे स्थलमंडल उसे चाहिए, चाहे वो पर्वत पे रह सकता है, चाहे मरुस्थल में रह सकता है, चाहे मैदान पे रह सकता है, जहाँ वो अपना निवास कर सकता है और अपनी खेती कर सके, ठीक है? तो अब इसके चारों तरफ ये सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी, तो कहा जाएगा कि ये इसका जो है पर्यावरण है, यह इसमें अच्छे से जी खा रहा है, ठीक है? तो ये होता है पर्यावरण। हमारे चारों तरफ जो भौतिक, जैविक, अजैविक चीज़ें हैं, वो जो है सारी पर्यावरण के अंदर आती हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है?
पर्यावरण को जो है कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से बताना है कि कौन सा इसका वर्गीकरण का अंश नहीं है। ऑप्शन ए है परिचालन पर्यावरण, ऑप्शन बी है भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी है जैविक पर्यावरण। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। जो परिचालन पर्यावरण है वह जो है पर्यावरण का जो है वर्ग नहीं है। ठीक है, अब इसकी जो है एक व्याख्या देखते हैं। देखिए पर्यावरण के जो है 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला है भौतिक पर्यावरण। ठीक है, पहला है भौतिक पर्यावरण। इसमें जो है भू आकृतिक, जल, वायु, खनिज शामिल होते हैं। दूसरा है जैविक पर्यावरण। ठीक है, इसमें पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, अर्थात वो सारी चीज़ जिसमें जीव हैं। ठीक है, मतलब जीवन है, पौधों में जीवन है, जंतुओं में जीवन है, सूक्ष्म जीवों में जीवन है, वो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? देखिए सांस्कृतिक पर्यावरण, इसमें मानव निर्मित गतिविधियों जैसे बस्तियाँ, कृषि, परिवहन, ये सारी चीज़ें जो है सांस्कृतिक पर्यावरण में आती हैं। अब परिचालन पर्यावरण जो है यह जो है पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। ये थी इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसका कारण बताया गया है कथन आर में। कारण आर में सतत विकास से अभिप्राय ऐसा विकास से है जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना, ठीक है, वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी कर सके। भावी पीढ़ी मतलब आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे लड़के बच्चे होंगे वो भावी पीढ़ी हैं। ठीक है, और वर्तमान समय में हम लोग हैं। ठीक है, तो अब देखिए नीचे कोड दिया गया है। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। मतलब जो कारण है वह कथन का जो है सही कारण है। ठीक है, जो कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, यह उसका कारण जो आर है वह सही है। ऑप्शन ए में यही कहा गया है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, अर्थात सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसका कारण यह है कि सतत विकास से अभिप्राय, ठीक है, सतत विकास से अभिप्राय है कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को नुकसान पहुँचाए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा किया जाए। अर्थात जो है हम प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें, ठीक है, कि हम भी प्रयोग कर सकें उचित तरीके से अपने विकास को बाधित किए बिना, और आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो भी उसका जो है अच्छे से उपयोग कर सकें। अब इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए जो सतत विकास है वो शब्द पनपा कहाँ से, वो जो सिद्धांत आया कहाँ से? तो सबसे पहले एक जो है छोटे से कॉन्सेप्ट के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई। देखिए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे WCED, इसके द्वारा जो है 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रांडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसी रिपोर्ट में जो है सर्वप्रथम जो है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी बात की गई थी। ठीक है, लेकिन उस समय इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी, बस एक तो इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए सतत विकास, सतत विकास से अभिप्राय भी मैंने क्वेश्चन में बता दिया है। तो इसका अभिप्राय यही है कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरी तरह पूरी करने योग्य योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करना। तो एक तरीके से और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, इस पे जो है बहुत सारे फल लगे हैं। ठीक, अब इन फल को जो है आप जैसे अभी बड़े हैं, आप खाने योग्य हैं, आपका एक छोटा बच्चा है, उसके दांत वांत नहीं है, खाने योग्य नहीं है, अगर आप इसका सारा फल खा जा रहे हैं, ठीक है, और इसका लकड़ी का भी उपयोग कर ले रहे हैं चलाने के, चाहे कुर्सी बनाने में, चाहे फर्नीचर बनाने में, तो आपके इस लड़के को जो है इसका फल कभी नसीब नहीं होगा। ठीक, तो साफ सीधी बात, इस पेड़ का उपयोग इस तरीके से किया जाए कि आप भी इसका उपयोग कर सकें। जो इसकी ख़राब लकड़ियाँ हैं उसको आप काट के ले जाके अपना फर्नीचर बना लीजिए, जो फल हैं वो खाइए, लेकिन उचित तरीके से खाद पानी देते रहिए ताकि जब आपका लड़का बड़ा हो तो वो भी इसके फल को खा सके। ठीक, तो सेम कॉन्सेप्ट, सतत विकास का मेन कॉन्सेप्ट यही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन है, देखिए, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एक है सतत विकास। ठीक है, एक है सतत विकास। ठीक, ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट का नाम है। कहीं धारणीय विकास देगा, कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट देगा, कहीं जो है सतत विकास देगा। ठीक, तो नाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन,
ऑप्शन बी है आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, ऑप्शन डी है पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, देखिए जो इससे पहले मैंने बताया था, जो WCED की जो बैठक हुई थी 1987 में, ठीक है, उसमें जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, जिसमें जो है सतत विकास के प्रतिवेदन से संबंधित जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अब इसकी थोड़ी और व्याख्या कुछ देख लेते हैं। तो देखिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WCED द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रांडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस रिपोर्ट को ब्रांडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी की थी। उसी में जो है धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की औपचारिक परिभाषा दी गई थी। इसमें जो परिभाषा थी वह औपचारिक थी। अब वही धारणीय विकास का फिर वही अर्थ है जो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक, इस चर्चा ने आगे चलकर जो है 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ। यह पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में होता है, जो कि जो है ब्राज़ील में है। ठीक है, वहाँ जो है एक समिट होता है, अर्थ समिट। उसमें जो है इस धारणीय विकास को जो है अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। देखिए ये चार जो है कथन दिए गए हैं आपके सामने। अब इसमें से आपको जो है और चार विकल्प दिए गए हैं। अब इनको देखना है कि ये किस सन में ये सम्मेलन हुए थे, या फिर इन रिपोर्टों का जो प्रकाशन हुआ था किस सन में हुआ था, और उसी सन के हिसाब से इन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक है, और नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था। देखिए रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था यह 1992 को रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था। ठीक, और ये जो ब्रांडलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ है, यह जो है जो WCED के द्वारा जो प्रकाशन हुआ था, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये आपका जो है 1987 में हुआ था। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसकी जो घोषणा हुई थी, इसका प्रवर्तन किया गया था, इसे जो है 1989 में किया गया था। वहीं जो है द लिमिटेड टू ग्रोथ रिपोर्ट का इसका प्रकाशन जो है 1972 में किया गया। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले जो है द लिमिटेड टू ग्रोथ की रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, तो पहले नंबर पे इसे रखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ था, ब्रॉडलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी, तो दूसरे नंबर पे इसको रखा जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था, तो तीसरे नंबर पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन को रखा जाएगा। फिर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन सबसे अंत में हुआ था, तो सबसे अंत में जो है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रखा जाएगा। तो इस हिसाब से जो चौथा है वो पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और जो मतलब दूसरा है वो तो दूसरे ही नंबर पे रहेगा। ठीक है, और जो तीसरा है वह तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और जो चौथा जो पहला है वो जो है सबसे चौथे नंबर पर चला जाएगा। अब इस हिसाब से कौन सा मेल खाता है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी मेल खाता है। तो ये प्रश्न ये मतलब उत्तर इसका सही होगा। अब उसी के बारे में हम आपको एक मतलब चार्ट के तरीके बना के दे दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इसे बाद में रिवाइज भी कर सकें। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी है निर्धनता को घटाना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, सतत विकास के लिए जो है इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। और देखिए आगे चल के जो है सतत विकास के जो है लक्ष्य को डिसाइड किया, जिसमें 17 लक्ष्य को रखे गए हैं, जिसमें जो है निर्धनता को कम करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और जैव विविधता का संरक्षण, ये सारी चीज़ इसके अंदर शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, ये चार जो है आपको क्रियाएं दी गई हैं। अब इस पर विचार करना है। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जो पृथ्वी में मतलब कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। तो देखिए पहला है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, जो पौधे होते हैं यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है खाना बनाते हैं। तो इसके द्वारा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण में जोड़ते नहीं हैं, बल्कि जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, वहीं जो है ऑक्सीजन को पर्यावरण में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रकाश संश्लेषण यह तो जो है गलत हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में नहीं मतलब जाता है। श्वसन है, श्वसन के माध्यम से देखिए जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस करता है पृथ्वी के कार्बन चक्र में। जैव पदार्थों का अपक्षय, देखिए जब जैव पदार्थ का अपक्षय सूक्ष्मजीव करते हैं तब भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर्यावरण में मिलती है। चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं, जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तब पर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की गैसें बहुत निकलती हैं, जिससे जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की
मात्रा बढ़ती है। तो इस हिसाब से दूसरा, तीसरा और चौथा मतलब ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तीनों जो है मिलके पर्यावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। वहीं जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती है और ऑक्सीजन की मतलब मात्रा को बढ़ाती है। अब यहाँ इसकी जो है उसी व्याख्या को देख लेते हैं। जो मैंने बताया वही है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित हैं। पहला है श्वसन। ठीक है, जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव शरीर को अपघटित करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त होती है। तीसरा है ज्वालामुखी क्रियाएं। ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पृथ्वी के भीतर से भारी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए, ये जो चौथा है प्रकाश संश्लेषण, इस सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, अर्थात घटाते हैं, ना कि उसे जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में, ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। सौर विकिरण की सबसे ज़्यादा भूमिका किसके अंदर है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी जल चक्र में। जल चक्र में जो है सौर विकिरण की सबसे अधिक भूमिका है। अब हम इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि जल चक्र में जो है सौर विकिरण की सबसे ज़्यादा मतलब भूमिका कैसे रहती है। ठीक है, देखिए, सौर विकिरण जो है वह जल चक्र को चालित करता है, अर्थात जो सौर विकिरण है वह जल का एक तरीके से ड्राइवर के रूप में है। ठीक है, ड्राइवर के रूप में है। जैसे देखिए, ये जल है, ये जल है, समुद्र के अंदर है। जब सूर्य की किरणें इस समुद्र के जल पे पड़ेगी तो इसे जो है धीरे धीरे वाष्पित करके ऊपर ले जाएगी और जो है बादल बना देगी। और जब ये बादल अपने अपेक्षित घनत्व से ज़्यादा वो हो जाते हैं, तब ये बारिश के रूप में बरसते हैं। ठीक, पहाड़ों पे बरसते हैं, जिससे नदियाँ फिर से पानी पा जाती हैं। और जब ग्लेशियर पे ये पड़ते हैं तो यहाँ ये बर्फ़ के रूप में जम जाती हैं। ठीक, फिर यही किरणें जो हैं, ठीक, अवस्था परिवर्तन, फिर यही जो सौर किरणें हैं, सौर विकिरण है, यह बर्फ़ पे पड़ती है और बर्फ़ को पिघला के इसी पानी को वापस नदी में ले जाती है। और फिर जब समुद्र में ये पानी आता है तो फिर से वही प्रक्रिया जो है शुरू होती है, पानी वाष्पित होता है, ऊपर जाता है। तो एक तरीके से यह जो है प्रकाश की जो विकिरण है, यह एक ड्राइवर के रूप में पानी को जो है जल चक्र को चलाता रहता है। ठीक, और वाष्पित भी करता रहता है जो वाष्पीकरण है। तो इस तरीके से सौर विकिरण का सबसे ज़्यादा मतलब प्रभाव जल चक्र पे पड़ता है। अगला प्रश्न है, कई प्रत्युरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि क्योंकि अब इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, क्यों नहीं बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। ऑप्शन बी है अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। ऑप्शन सी है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी है प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। देखिए, प्रतिरोपण का अर्थ क्या है? प्रतिरोपण का अर्थ है कि किसी पौधे को एक स्थान से निकाल कर दूसरे स्थान पर लगाना। ठीक, तो जब ये हम कार्य करते हैं तो अधिकतर पौधे जो है नहीं बढ़ पाते हैं। इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रतिरोपण के दौरान जो है अधिकांश इसके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम किसे कहते हैं? जैसे ये पेड़ होता है तो जो इसकी जड़ें होती हैं, हाँ, जो इसकी जड़ें होती हैं उसी में मूल रोम पाया जाता है। तो अधिकतर मूल रोम जो है नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से अगर सही से ध्यान से इसे ना लगाया जाए तो पत्ते मतलब ये पेड़ जो है वो मुरझा जाते हैं। अब इसकी थोड़ी और अच्छे से व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मूल रोम की क्षति। प्रत्यारोपण के दौरान पौधों के अधिकांश मूल रोम जो है नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि रुक सकती है। अब उर्वरकों का प्रभाव इसमें क्या पड़ता है? खेतों में यदि उर्वरक डालने के बाद यदि पर्याप्त सिंचाई न की जाए तो मिट्टी की घोल की सांद्रता बढ़ जाती है। अब ये जब घोल की सांद्रता बढ़ जाती है तब देखिए क्या होता है। मिट्टी की सांद्रता बढ़ने से मूल रोम द्वारा पानी सोखना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं। इसे अक्सर ट्रांसप्लांट शाक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अक्सर जो है ट्रांसप्लांट शाक कहा जाता है। अब देखिए, कहने का अर्थ यही है, जब हम किसी नए पौधे को कहीं और सुखाड़ के कहीं और लगाते हैं, ठीक, तो उन्हें जो है जल तो हम देते हैं, साथ में कुछ उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं। और अगर जल का सही उपयोग मतलब सही मात्रा में इसे नहीं दिया जाएगा तो ये उर्वरक जो है मिट्टी की घोल की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, जिससे जो ये पौधे हैं, ठीक, इनके मूल रोम जो है जल को अवशोषित नहीं कर पाएंगे और जो खनिज पदार्थ हैं वह नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और जिससे ये मुरझा जाएंगे। और इस मुरझाने को जो है साइंटिफिक भाषा में ट्रांसप्लांट शॉक के रूप में कहा जाता है। अगर परीक्षाओं में कभी आपसे पूछ ले ट्रांसप्लांट शॉक क्या है, तो बस इसका मतलब यही है, पौधों का मुरझाना ट्रांसप्लांट शॉक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भूमंडल, ऑप्शन बी है जलमंडल जलकण, ऑप्शन सी है वायुमंडल, ऑप्शन डी है जलमंडल। तो जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वायुमंडल। अब देखिए,
पृथ्वी पे जो वायु पाई जाती है, ठीक है, वो जो है कई गैसों का मिश्रण होती है, कई गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें जो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन जो है 0.002% और हीलियम जो है 0.0005%, क्रिप्टॉन जो है 0.001%। ठीक है, इसी हिसाब से जीनान भी पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। तो देखिए सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह नाइट्रोजन की होती है, और इन गैसों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में यह पूछता है कि जो वायु है, पृथ्वी की जो वायु है उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है या कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर नीचे जो मतलब मात्रा के ऊपर नीचे जाने से वायु प्रदूषित होती है, और वायु जो है मतलब पर्यावरण को वायु को प्रदूषण करती है। ठीक, अगला प्रश्न है वायु एक। अब वायु एक, इसके आगे आपको जोड़ना है, ऑप्शन ए यौगिक है, ऑप्शन सी मिश्रण है, ऑप्शन बी यहाँ होना चाहिए, ऑप्शन बी मिश्रण है, ऑप्शन डी तत्व, ऑप्शन सी तत्व है, ऑप्शन डी विद्युत अपघटक की है। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन बी मिश्रण है। ठीक है, वायु एक मिश्रण है। अब देखिए मिश्रण क्यों है। अब देखिए जो यौगिक होते हैं, हाँ ठीक, यौगिक होते हैं, यह एक ऐसे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक भिन्न रासायनिक तत्वों के आपस में क्रिया करने और एक निश्चित, ठीक है, निश्चित स्थिर अनुपात में बंध बनाने से बनता है, तो उसे जो है यौगिक कहते हैं। अब तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट्स। तो देखिए एलिमेंट्स किसी भी शुद्ध पदार्थ या द्रव्य का वह मूल रूप जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसे किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा विभाजित करके अन्य सरल पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। अब विद्युत अपघट्य, ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में जल में घुलने पर धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में टूट जाते हैं। तो इस हिसाब से जो परिभाषा इनकी दी गई है, तो इस हिसाब से वायु में कोई इसकी विशेषता नहीं पाई जाती, क्योंकि देखिए वायु जो है कई गैसों का मिश्रण है और एक किसी निश्चित अनुपात में नहीं है। ठीक है, किसी निश्चित अनुपात में मिश्रित नहीं है, अनिश्चित है। नाइट्रोजन की उसमें मात्रा अलग है, ऑक्सीजन की अलग मात्रा है, हाइड्रोजन की अलग मात्रा है, तो उसी हिसाब से जो है अब हम मिश्रण को देखते हैं, तो उस हिसाब से देखिए जो मिश्रण की व्याख्या है वायु के लिए एकदम सही मतलब बैठती है, तो इसी वजह से हम कहते हैं वायु एक मिश्रण है। देखिए अब मिश्रण का क्या है परिभाषा, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है, अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनिश्चित अनुपात में, ठीक है, कोई निश्चित अनुपात ना हो, अनिश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिले होते हैं। ठीक, भौतिक रूप से मिले होते हैं। अब जब भौतिक रूप से ये मिले होते हैं तो इन्हें भौतिक रूप से अलग भी किया जा सकता है। आप कई जगहों पे देखते होंगे जो गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है, तो कहीं कहीं तो नॉर्मल हवा भरी जाती है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब होते हैं, और कहीं कहीं जो है हवा भरने वाले पंप ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ नाइट्रोजन भरी जाती है। अधिकतर ये जो है गर्मियों में गाड़ियों के टायर में भरवाया जाता है, जिससे जो है टायर ठंडा हो। नाइट्रोजन गैस होती है वो ठंडी होती है, तो जिससे जो है टायर ठंडा हो, गर्मियों में चलने पे दगे वगैरह, इस वजह से। अब देखिए वायु के बारे में वही चीज़ जो मैंने अभी बताया है, जो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, तो ये जो है एक अनिश्चित अनुपात में, ठीक है, एक अनिश्चित अनुपात में जो है इसमें मिश्रित हैं, और जो कि मिश्रण की परिभाषा को जो है संतुष्ट करती है, तो वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑप्शन बी है शोर का अवशोषण, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की विमुक्ति। देखिए पेड़ पौधों का तो सबसे बड़ा कार्य यही है कि वायु प्रदूषण को जो है वायु को प्रदूषण कम करना। ठीक, तो जो पेड़ पौधों का नहीं कार्य है वह ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण। बाकी ये तीनों कार्य जो है पेड़ पौधों का है। अब थोड़ा इसे जो है चित्र के माध्यम से देख लीजिए। देखिए जो ये रोड है इस पर जो गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये गाड़ियाँ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, और बहुत सी ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सी ऐसी जो है मतलब वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें छोड़ती हैं, जिससे पौधा जो है अपने अंदर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर लेता है और ऑक्सीजन को जो है बाहर की तरफ छोड़ता है, जिससे जो है वहाँ का जो वायु है वो शुद्धता उसकी बनी रहती है। ठीक, और साथ में जो वाहन है ये ध्वनि भी जो है आवाज़ भी करता है। सॉरी, कहाँ चला गया, ठीक है आ गया। अब देखिए साथ में जो वाहन है यह ध्वनि आवाज़ भी करता है, जिस कारण से जो है मतलब जो पौधे हैं इन ध्वनियों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, जिससे वायु मतलब वो जो ध्वनि प्रदूषण है वह कम होता है। साथ में ये जो है सूर्य के ताप का जो अवशोषित करते हैं, जो सूर्य की गर्मी आती है उसे जो है अपने अंदर अवशोषित करते हैं, उससे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना खाना बनाते हैं, जिससे तापमान में थोड़ी कमी होती है, और यह ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ये तो मैंने बताया ही था। तो देखिए ये पेड़ के काम हैं, और भी पेड़ के बहुत कार्य हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से
वो तीनों उसके कार्य हैं और वायु प्रदूषण करना इसका कार्य नहीं है, यह वायु प्रदूषण को कम करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है। अपकर्षण मतलब पर्यावरण का विनाश। ऑप्शन ए है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ऑप्शन बी है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी है पारिस्थितिकीय भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सही। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, पर्यावरण निम्नीकरण या फिर पर्यावरण का विनाश, तो ये तीनों जो है इसके अभिप्राय हैं। ठीक है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। पर्यावरण अपकर्षण का अर्थ है पर्यावरण के भौतिक घटकों की, जो भौतिक घटक हैं पर्यावरण के, गुणवत्ता में गिरावट आना। इसके मुख्य कारण और प्रभाव निम्नलिखित हैं। देखिए पर्यावरणीय गुणों का निम्नीकरण, जैसे हवा, जल, मिट्टी, इनकी गुणवत्ता में जब कमी आती है, जो इनकी गुणवत्ता में कमी आती है तो पर्यावरण में भी इसकी कमी झलकती है। मानवीय गतिविधियाँ, देखिए मानवीय गतिविधियाँ, औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई जैसे कार्य, ये जो प्राकृतिक को जो है नुकसान पहुँचाने वाले कार्य हैं, ये मानवों के द्वारा किया जाता है, तो ये मानवीय गतिविधियाँ हैं। अब पारिस्थितिकीय असंतुलन, जब प्राकृतिक चक्र बाधित होता है तो जीव जंतु और उनसे पर्यावरण के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे जो है पर्यावरण में जो है मतलब कमी आती है, पर्यावरण विनाश की ओर अग्रसर होने लगता है। अगला प्रश्न है, अपक्षय का विचार संबंधित है। ऑप्शन ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह। ऑप्शन बी मौसम में दैनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, अब इसकी हम यहाँ व्याख्या देख लेते हैं अपक्षय के बारे में। देखिए अपक्षय के तीन मुख्य प्रकार होते हैं। इसके जो है तीन मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। इसके बारे में जब हम अपक्षय अपरदन जो है ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक, अभी आप इस प्रश्न के हिसाब से अपक्षय के बारे में समझ लीजिए, अपक्षय होता क्या है मोटा मोटी एक तरीके से। देखिए जैसे ये पहाड़ है, जो आपको ये पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ है। ठीक, मतलब पहाड़ कह सकते हैं, चट्टान कह सकते हैं। तो ये एक चट्टान है जो एक जगह स्थिर है। जब सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है, हाँ, जब सूर्य की रोशनी इस पे पड़ेगी तो क्या होगा, ये इसके जो कण हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, ये दूर जाएंगे। जब गर्म होते हैं तो ये कण दूर जाने लगते हैं, और जब रात होगी, हाँ, जब ये सूर्य चला जाएगा तो जब रात होगी तो ये कण वापस जो है पास आने लगेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें क्रैक उत्पन्न होगा, दरार पड़ेगी, और यही क्रिया जो है बार बार जब होती रहेगी तो ये जो है पत्थर टूटकर अलग हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सूर्य से इसका अपक्षय हो रहा है। अब देखिए बारिश से कैसे होगा, जैसे मान लीजिए बादल है, जब इसकी वर्षा की बूंदें इस पे पड़ती हैं, हाँ, तो ये जो दरार बनी रहती है जो सूर्य के द्वारा जो है काट के बनाई गई थी, तो इसी दरार में जो है ये पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब जब ये इकट्ठा होगा रात होने पे ये ठंडा होगा, तो जब ठंडा होगा तो ये जो है फिर से फैलेगा और वही दरार ये फिर से करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सूर्य के प्रकाश से, हवा से और बारिश की बूंदों से, ठीक, तो इसका जो है अपक्षय होगा। तो अपक्षय का अर्थ यही है कि एक चट्टान का जो है, हाँ, भौतिक अपक्षय, रासायनिक या फिर जैविक किसी भी प्रक्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में वहीं फैल जाना, इसे अपक्षय कहा जाता है। और इसी की प्रक्रिया जब आगे होती है तो मृदा का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया एक दो दिन में नहीं होती, ये प्रक्रिया कई सालों में होती है। ठीक है, तो ये है अपक्षय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। अब दूसरा जो है कथन है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें जो सबसे पहला वाला कथन है धारणीय विकास लक्ष्य, ठीक है, पहली बार 1972 में, तो पहली बार 1972 में जो है इसको नहीं अपनाया गया था। ठीक है, इसे जो है सबसे पहली बार जो धारणीय विकास लक्ष्य है, इसे सबसे पहले 2012 में अपनाया गया। और जो धारणीय विकास, हाँ, की सबसे पहले बात की गई थी, जो धारणीय विकास की सबसे पहली बात की गई थी, वह जो है 1987 में। ठीक, 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आई थी, हाँ, जिसे ब्रॉडलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, उसमें सबसे पहले इसका थोड़ा सा झलक आई थी। फिर उसके बाद आगे चल के जो है एक सम्मेलन होता है 1992 में। ठीक है, इसमें जो है धारणीय विकास को परिभाषित किया गया था। तो इस हिसाब से जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब धारणीय विकास का जो लक्ष्य है इसे 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अब यहाँ वही व्याख्या है उसकी जो अभी मैंने बताया, जो है धारणीय विकास लक्ष्य जो है 2012 में रियो डी जेनेरियो
जो ब्राज़ील में है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए हैं। 2015 में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में इसे अपनाया गया। इन्हें आधिकारिक तौर पर जो है 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया। अब इन जो लक्ष्यों को है, देखिए एसडीजी में जो है, एसडीजी में कुल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। अब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो डेट निर्धारित किया गया है वह है 2030। 2030 तक सभी देश जो है इसे प्राप्त करेंगे, इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अब हम इसके मुख्य लक्ष्य देखते हैं। धारणीय विकास का मुख्य लक्ष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को अपने संसाधनों से समझौता न करना पड़े। यह आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है। ठीक है, तो ये तो है आपका धारणीय विकास का अर्थ। अब हम जो देखते हैं, ये जो धारणीय विकास लक्ष्य हैं कुल 17, अब इनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब ये जो 17 हैं इनको जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है सामाजिक विकास। जो सामाजिक विकास के आधार पे जो लक्ष्य रखे गए हैं वह 1 से लेकर 7 तक जो लक्ष्य हैं वह सामाजिक विकास से संबंधित हैं, जिसके अंतर जो है पहला है कोई गरीब नहीं है, अर्थात गरीबी को खत्म करना है। दूसरा है शून्य भूखमरी, भूखमरी से मरने वाले को जो है मतलब शून्य करना है, भरपेट सबको खाना मिले। तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य, सबको ऐसी स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, अस्पतालों को सुधारा जाए जिससे सबको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा की क्वालिटी को भी जो है गुणवत्तापूर्ण बनाना। लैंगिक असमानता, अर्थात जो पुरुष और स्त्री के बीच जो लैंगिक असमानता है उसको कम करना। स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता को बढ़ावा देना, ये इसका छठा लक्ष्य है। सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब ग्रीन एनर्जी, जैसे जो सोलर सेल्स या फिर पवन ऊर्जा इन सबों से प्राप्त की जाती है, इसे स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं, इसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं। अब देखिए जो 8 से 10 तक के लक्ष्य हैं उसे आर्थिक विकास के अंदर रखा गया है। इससे जो है आर्थिक विकास भी करना है और जो है पर्यावरण को स्वच्छ भी रखना है। तो 8वां लक्ष्य है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। ठीक, अच्छी कमाई हो, इसका अर्थ यही है। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास मतलब ऐसा कार्य करें जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और आप अपनी जो है आर्थिक विकास मतलब अच्छी कमाई कर सकें। 9वां लक्ष्य है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, अर्थात फैक्ट्रियों को और सड़कों को बनाना, मतलब अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। 10वां लक्ष्य रखा गया है असमानता में कमी। जो अमीर और गरीब में बहुत अधिक असमानता होती है, किसी के पास 1 अरब आ जाते हैं और किसी के पास जो है 10,000 भी नहीं होते हैं, तो इस असमानता को कम करना इसका 10वां लक्ष्य है। अब देखिए 11 से 12 तक के जो लक्ष्य हैं, 11 से 15 तक के जो लक्ष्य हैं वह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। 11वां इसका लक्ष्य है टिकाऊ शहर और समुदाय। मतलब टिकाऊ शहर और समुदाय का अर्थ है रहने के लिए अच्छे शहर हों, ऐसे शहर हों जिसमें जो है हरियाली हो, हरी भरी हो। ऐसा ना हो कि लाइट चले जाने के बाद जो है पूरा एक तरीके से गैस चैम्बर की तरीके पूरा शहर बन जाए। 12वां लक्ष्य रखा गया है जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग और उत्पादन, अर्थात जिन चीज़ों का आप उपभोग कर रहे हैं उसका आप उत्पादन भी करने की जिम्मेदारी रखिए। जितना उपभोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा उत्पादन करिए। ठीक है, कम से कम उतना तो उत्पादन करिए ही, और जो है बर्बाद न करिए, उपभोग करके आप उत्पादन को बर्बाद न करिए। 13वां है लक्ष्य जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण और मौसम को बचाएं। जलवायु कार्रवाई। 14वां लक्ष्य है पानी के नीचे जीवन। ठीक है, समुद्र और जलीय जीव सुरक्षित हों, इसका भी आपको ध्यान रखना है। 15वां लक्ष्य है ज़मीन पर जीवन। ठीक, पेड़ पौधों और जंगल सुरक्षित हों, इसकी भी आपको रक्षा करना है और ऐसा विकास आपको करते रहना है। अब 16वां 17वां जो लक्ष्य है वह शांति और भागीदारी से है, मतलब देश में शांति रखिए और एक दूसरे देश के उसमें जो है साझेदार बनिए। तो इसमें 16वां लक्ष्य है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। ठीक है, शांति मतलब शांति हो देश में और सबके प्रति न्याय हो और मजबूत संस्थाएं हों, मतलब समाज में कोई अपराध ना हो। 17वां लक्ष्य है लक्ष्यों के लिए साझेदारी, अर्थात एक दूसरे देशों को जो है आपस में सहायता देना एक दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो ये देखिए ये एसडीजी के 17 लक्ष्य हैं जिनको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, और इन लक्ष्यों से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। हाँ, नंबरिंग से पूछ देगा 16वां लक्ष्य क्या है, 17वां लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है धारणीय कृषि का अर्थ है। ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, ऑप्शन सी है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, ऑप्शन डी है कृषि उपयोग हेतु उपयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता जो है अक्षुण्ण बनी रहे। इसे जो है धारणीय कृषि या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं।
अब यहाँ उसकी वही व्याख्या है। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना और उसे अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। अर्थात आप जो है भूमि का प्रयोग भी करिए और इस तरीके से प्रयोग करिए कि उसकी जो उर्वरता है वह लंबे समय तक बनी रहे, जिससे कि आपके जो है लड़के बच्चे भी उस पे आके खेती कर सकें और जो है अपना जीवन यापन कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।